Hello, lovely children. How are you? I hope you are hale and hearty. And today we are starting a very beautiful poem composed by an American poet, Walt Whitman. And the title of the poem is The Voice of the Rain. Voice, आवाज़, rain, बारिश, बारिश की आवाज़। आप सबको पता ही है आजकल रेनी सीज़न चल रहा है, बारिश हो रही है लगातार। तो जो पोइट हैं, अमेरिकन पोइट हैं इस बार हमारे पास, जो कि हैं वॉल्ट विटमैन, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो ये बच्चों रेन से बात करते हैं। दिस पोएम इज़ रिटन इन डायलॉग फॉर्म, डायलॉग बिटवीन द पोइट एंड द रेन। तो वो रेन से कुछ पूछते हैं और रेन उन्हें जवाब भी देती है, सरप्राइजिंगली उनका आंसर करती है। तो क्या वो पूछते हैं और क्या रेन जवाब देती है, हम पढ़ेंगे इस इंटरेस्टिंग सी पोएम में द वॉइस ऑफ द रेन विद मी पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। So first of all, talk about the background of the poem. The voice of the rain is a short free verse. बच्चों free verse क्या होती है? जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। तो इस पोएम में कोई भी राइम स्कीम नहीं है। एंड दिस इज़ अ वेरी शॉर्ट पोएम, बहुत ही छोटी सी पोएम है बाय द अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन। और ये अमेरिकन पोइट वॉल्ट विटमैन ने लिखी है। ओरिजिनली पब्लिश्ड इन ए पीरियोडिकल कॉल्ड आउटिंग इन 1885। सबसे पहले बच्चों ये प्रिंट हुई थी एक पीरियोडिकल के अंदर जिसका नाम था आउटिंग 1885 के अंदर। इट वॉज लेटर रीप्रिंटेड इन लीव्स ऑफ ग्रास, विटमैन्स मोस्ट सेलिब्रेटेड कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। बच्चों वॉल्ट विटमैन जो अमेरिकन पोइट हैं, बहुत ही फेमस पोइट हैं, और उनकी जो सबसे ज़्यादा फेमस बुक है उस बुक का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। उसमें बाद में इसको प्रिंट किया गया। In The Voice of the Rain, the speaker listens to the personified figure of the rain liken itself to poetry। तो बच्चों यहाँ पर जो पोइट हैं वॉल्ट विटमैन, वो बात कर रहे हैं रेन से। रेन को पर्सोनिफाई किया गया है, यानी कि रेन के अंदर ह्यूमन बीइंग्स के गुण दिखाए गए हैं। अब आप खुद ही देखिए, वॉइस ऑफ द रेन, वॉइस किसकी होती है? आप इस समय मेरी वॉइस सुन रहे हैं, ठीक है? तो ये जो वॉइस है, बोलना, स्पीकिंग, इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। तो जब हम किसी निर्जीव वस्तु के अंदर एक जीवित प्राणी वाले गुण को दिखाते हैं तो वो हो जाती है पर्सोनिफिकेशन। मैं आपको बाद में फिर से बताऊंगी जब मैं आपको इसके लिटरेरी डिवाइसेस कराऊंगी। तो यहाँ पर रेन को पर्सोनिफाई किया गया है और उसको लिंक किया गया है पोइट्री के साथ। डिस्क्राइबिंग ईच स्टेज ऑफ द वाटर साइकिल, द पोएम पेज होमेज टू द रेस्टोरेटिव पावर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड एंड क्लेम्स दैट पोइट्री नरिशेज ह्यूमैनिटी जस्ट एज रेन नरिशेज द अर्थ। तो बहुत ही प्यारा सा जो थीम हमें इस पोएम का मिलता है वो ये है कि जो पोइट्री है वो नरिश करती है, पालन पोषण करती है ह्यूमैनिटी का, मानवता का, हम लोगों का। पोएम सुनकर कितना अच्छा लगता है, भावनाएं जो पोएम के अंदर व्यक्त की गई हुई हैं उनको महसूस करके कितना अच्छा लगता है। उतना ही अच्छा लगता है अर्थ को, पृथ्वी को, जब बारिश होती है, क्योंकि उसको उससे नरिशमेंट मिलता है, पालन पोषण होता है। वाटर साइकिल किस तरह से, आप साइंटिफिक एक एंगल भी इसका लेकर चलें कि किस तरह से साइंस में आपने पढ़ाई होगा कि बारिश आती है, वो पूरी प्रोसेस भी हमें इस पोएम में देखने को मिलेगी। और इस पोएम के अंदर कवि श्रद्धांजलि दे रहा है, अपने होमेज पे कर रहा है नेचुरल वर्ल्ड को, ताकि वो, क्योंकि जो पानी है, बारिश जो पानी के रूप में बरस रही है, वो रिस्टोर करता है पूरी की पूरी अर्थ को, उसको नरिश करता है, उसका पालन पोषण करता है। तो इस तरह की बातें आप इस पोएम में पढ़ेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पोएम द वॉइस ऑफ द रेन बाय वॉल्ट विटमैन। And how art thou? Said I to the soft falling shower, which, strange to tell, gave me an answer, as here translated, I am the poem of the earth, said the voice of the rain. And who art thou? बच्चों ये आर्ट है, R-A-R-E, thou, you, Y-O-U। जो प्राचीन इंग्लिश लैंग्वेज थी, एंशियंट इंग्लिश लैंग्वेज में आर्ट लिखा जाता था, आर को, A-R-E को, और thou, दी, ये वर्ड्स यूज किए जाते थे जिनका मतलब था यू। एंड हु आर यू? Said I means the poet, to the soft falling shower. Soft means नर्म, कोमल, falling means गिरते हुए, shower means बौछारें। And who are you? मैंने पूछा, कवि ने पूछा, who are you? तुम कौन हो? किससे पूछा? कोमलता पूर्वक गिरती हुई बौछारों से, रेन की ड्रॉप्स से। Which
स्ट्रेंज टू टेल, और बड़ी अजीब स्ट्रेंज घटना हुई, बड़ी अजीब है वो बात बताने में। क्या अजीब घटना हुई? गिव मी एन आंसर, द शोवर गेव मी एन आंसर, जो बारिश थी, जो रेन थी, उसने मुझे उत्तर किया मेरे प्रश्न का जब मैंने पूछा हु आर यू, एज हियर ट्रांसलेटेड, और मैं यहाँ पर उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, यहाँ पर उसको लिख रहा हूँ। उसने क्या कहा? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ। बच्चों कितनी प्यारी लाइन कही है यहाँ पर रेन ने, कि मैं हूँ धरती की कविता। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, मैंने शुरू में आपको बताया था ना इसकी इंट्रोडक्शन में, कि जैसे कविता नरिशमेंट करती है हमारे हार्ट का, हमारी फीलिंग्स का, हमारे थॉट्स का, वैसे ही जो रेन है वो नरिशमेंट करती है किसका? अर्थ का, पृथ्वी का। तो वो कहती है मैं हूँ पृथ्वी की कविता, सेट द वॉइस ऑफ द रेन। और ये बात किसने कही? आवाज़ ने। किसकी आवाज़ ने? रेन की आवाज़ ने। सो द पोएट हियर डिस्क्राइब्स अ मिस्टिकल एक्सपीरियंस, बड़ा ही रहस्यपूर्ण अनुभव यहाँ पर कवि बता रहे हैं। Once there was a soft shower of rain, बौछारें थी, हल्की हल्की कोमल कोमल गिर रही थी। The poet asked the shower who she was, और कवि ने पूछा तुम कौन हो? And she was the poet was wonderstruck when the shower started giving an answer, और वो बच्चों आश्चर्यचकित हो गया कवि जब उस शोवर ने, बारिश की बूंदों ने उत्तर देना शुरू कर दिया। The shower gave the answer in her own language, अपनी ही भाषा में जो शॉवर था, जो बारिश थी, उसने आंसर किया। द पोइट ट्रांसलेट्स इट फॉर अस, और कवि ने उसका अनुवाद हमारे लिए किया। एंड व्हाट वाज द वॉइस? द वॉइस ऑफ द रेन। उसने क्या कहा? द रेन सेड दैट इट वाज द पोएम ऑफ द अर्थ, कि मैं हूँ धरती की कविता। होपफुली आपको ये तीनों लाइन अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं। इटर्नल आई राइज, impalpable, out of the land and the bottomless sea, upward to heaven, whence, vaguely formed all together, changed and yet the same. Eternal means continuously, निरंतर, लगातार। I rise, मैं उठती हूँ। ये बच्चों लाइन कौन कह रहा है? ये रेन कह रही है। लगातार मैं उठती हूँ। Impalpable का मतलब होता है no one can feel or touch it, किसी चीज़ को आप महसूस ना कर सके और छू ना सके, वो चीज़ कहलाती है इम्पाल्पेबल। तो जो बारिश है ना वो इम्पाल्पेबल है, ठीक है, जिसे छुआ ना जा सकता हो, जिसे महसूस ना किया जा सकता हो। आउट ऑफ द लैंड, मैं लैंड से उठती हूँ, पृथ्वी से उठती हूँ। एंड द बॉटमलेस सी, और कहाँ से उठती हूँ? बॉटमलेस, जिसका बॉटम ही ना हो, तल ही ना हो, इसको तुम कह सकते हो अथाह सागर से, जिसका तल का किसी को जानकारी ना हो कि उसका बॉटम कितनी नीचे है, वहाँ से और लैंड से मैं उठती हूँ। इटर्नल, लगातार उठती हूँ। इम्पाल्पेबल हूँ मैं, नो वन कैन फील और टच मी, ये कहती है वॉइस ऑफ द रेन। कहाँ के लिए उठती है बच्चों? अपवर्ड टू हेवन, ऊपर की ओर, हेवन की ओर। हेवन बच्चों वैसे होता है स्वर्ग, और यहाँ पर हम हेवन का मीनिंग लेंगे स्काई, तो वो स्काई की ओर उठती है। वेंस वेगली, और वहाँ पर वो वेगली मीन्स अनिश्चित, अस्पष्ट रूप से। फॉर्म्ड ऑल टुगेदर, एक आकृति बनाती है, और वो आकृति कैसी होती है? वेग होती है, अनिश्चित, अस्पष्ट। किन आकृति की बात कर रहे हैं बच्चों? वो क्लाउड्स की। अब आप क्लाउड्स का तो आपको पता ही है, किसी भी आकृति में हो जाते हैं, कभी किसी शेप में, कभी किसी शेप में, तो जो उनकी शेप है हम कहेंगे वैगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर। चेंज्ड एंड येट द सेम, मेरा स्वरूप बदल गया है लेकिन फिर भी मैं वही हूँ, ठीक है। तो अब इन लाइंस के अंदर क्या कह रही है वॉइस ऑफ द रेन, कि मैं लगातार उठती हूँ लैंड से और बॉटमलेस सी से ऊपर की ओर, हेवन की ओर, स्काई की ओर। मैं हूँ इम्पाल्पेबल, नो वन कैन फील और टच मी, और वो ऊपर जाकर आकाश में, स्काई में कैसी फॉर्म बनाती हैं? वेगली फॉर्म्ड, मीन्स क्लाउड्स जो बन जाते हैं ना वो वेगली होते हैं, उनकी कोई आकृति स्पष्ट नहीं होती, उसका स्वरूप बदल जाता है लेकिन फिर भी वो एकदम सेम है। नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश। द रेन कीप्स राइजिंग इटर्नली आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी. No one can feel or touch it when it is rising. It is impalpable. It goes up towards the heaven or the sky. There it takes a vague form which is quite different from the form in which it rises, but it remains the same in its nature or composition. It changes only in its form.
नॉट इन इट एसेंस, केवल बच्चों उसकी आकृति बदली है, लेकिन जो उसका एसेंस है, जो सार है, जो तत्व है, वो नहीं बदला. सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट लाइन्स. I descend to lave the droughts, atomies, dust layers of the globe, and all that in them without me were seeds only, latent, unborn. I descend. Descend means come down. अभी बच्चों पिछली दो लाइनों में वो ऊपर गई है, अब वो नीचे आ रही है. come down, उतरना. to lave. lave means wash, धोना. द ड्राउट्स. ड्राउट्स होते हैं बच्चों ड्राई लैंड्स, जहाँ पर सूखा पड़ता है. ठीक है, जहाँ पर कोई भी पानी की मात्रा की कमी होती है, सूखा पड़ता है, उसे हम कहते हैं ड्राउट्स. एटमीज मीन्स एटम, सूक्ष्म कण. डस्ट लेयर, जो लेयर होती है डस्ट की, धूल की, मिट्टी की, किसके ऊपर? ग्लोब को. तो वो कहती है मैं नीचे की ओर उतरती हूँ और धो देती हूँ. किसको धो देती हूँ? ड्राउट्स को, ड्राई लैंड्स को, सूखे को. एटमीज को, सारे एटम्स को, सूक्ष्म कणों को. और ग्लोब के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर जो एक डस्ट की लेयर है, धूल भरी जो परत है, उसको भी धो देती हूँ, साफ कर देती हूँ. एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट एंड अनबोर्न. और उन्हें भी धो देती हूँ जो इनके अंदर है. इनके मीन्स ग्लोब के अंदर की, ग्लोब की बात चल रही थी ना, ग्लोब के अंदर है. ग्लोब मीन्स अर्थ के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है. और वो क्या है बच्चों? सीड्स, बीज. पृथ्वी के गर्भ में छिपे सीड्स, बीजों को भी मैं धो देती हूँ. और वो बीज कैसे हैं? लेटेंट. लेटेंट मीन्स हिडन, छुपे हुए हैं. एंड अनबोर्न, उनका जन्म नहीं हुआ है. कहने का मतलब है विदाउट रेन सीड्स कुड नेवर स्प्राउट इनटू न्यू लाइफ. अगर पानी ना मिले, बारिश ना हो, तो बीज तो बच्चों बीज ही रह जाएंगे, वो लेटेंट ही रह जाएंगे, हिडन, छुपे हुए, अनबोर्न ही रह जाएंगे. वो कभी स्प्राउट नहीं कर पाएंगे, उनको कभी जिंदगी नहीं मिल पाएगी. तो सीड्स को जिंदगी देने वाली कौन है? रेन. ठीक है, तो इन लाइंस में बताया कि वो फिर नीचे आती है और वॉश कर देती है सूखे को, सूक्ष्म कणों को, धूल की परत को इस पृथ्वी के ऊपर से, और पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए हिडन अनबोर्न सीड्स को भी नया जीवन प्रदान करती है. नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन इन इंग्लिश. द रेन tells the poet that it comes down from the sky to wash the earth's dry lands, tiny particles, that is atoms, and layers of dust. It washes all those that without it were mere seeds. Without the rain, they could never sprout into new life. They would have remained unborn. ठीक है, तो वो नीचे आती है, सूखे को धो देती है, सूक्ष्म कणों को साफ कर देती है, डस्ट लेयर्स को हटा देती है, और सीड्स को उपजने में, स्प्राउट करने में उनकी हेल्प करती है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लाइन्स. And forever, by day and night, I give back life to my own origin and make pure and beautify it. बहुत ही खूबसूरत लाइन है बच्चों, ध्यान से सुने. And forever, forever means हमेशा के लिए. By day and night, दिन में भी और रात में भी. I give back life to my own origin, जिससे मेरा origin हुआ है. मेरा means रेन का, origin means बर्थ हुआ है. वो देखो कहाँ से निकली थी, वो शुरू कहाँ से हुई थी. देखो उसने कहा था ना मैं लैंड से ऊपर जाती हूँ, बॉटमलेस सी से ऊपर जाती हूँ, तो उसका जन्म किसके ऊपर हुआ? अर्थ के ऊपर. तो वो कहती है मैं अर्थ को दोबारा से जिंदगी प्रदान करती हूँ. जिसने मुझे जीवन दिया है, मैं उसको ही जीवन देती हूँ. ठीक है, अर्थ को यानी कि, और क्या करती हूँ? एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और उसमें प्योर बनाती हूँ, पवित्र बनाती हूँ, शुद्ध बनाती हूँ. कैसे शुद्ध बनाती हूँ बच्चों? सारी डस्ट साफ हो जाती है, वातावरण क्लियर हो जाता है, कोई भी धूल के कण वगैरह हमें नहीं दिखते, तो वो प्योर हो जाता है. एंड ब्यूटिफाई, और क्योंकि पेड़ पौधों को, सीड्स को पानी मिलता है, तो सीड्स जो है स्प्राउट करते हैं, पेड़ पौधे धुले हुए खूबसूरत लगते हैं, तो अर्थ को वो ब्यूटिफाई भी करती है, खूबसूरत भी बनाती है. तो इन दो लाइन्स में वॉल्ट व्हिटमैन कहते हैं कि जो रेन है वो दिन रात अपने ओरिजिन को यानी कि अर्थ को जिंदगी देती है, उसे प्योर बनाती है, शुद्ध बनाती है, पवित्र बनाती है, पायस बनाती है, एंड ब्यूटीफुल बनाती है. मार्वलस, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, गॉर्जियस. कैसे? सीड्स स्प्राउट करते हैं, और जो प्लांट्स, जो स्मॉल प्लांट्स हैं जिनको हम सैपलिंग्स भी बोलते हैं, वो बढ़ते हैं, और ट्रीज भी धुले हुए खूबसूरत हमें लगते हैं. नाउ लिसन टू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज लाइन्स इन इंग्लिश. The rain says that it keeps giving back life forever to the earth from which it is born. It keeps making the earth pure and beautiful. Now let us move to the last lines of the poem.
और ये बहुत ही बच्चों इंपॉर्टेंट लाइन है। एक क्वेश्चन तो यही बनेगा, आप ध्यान कीजिए, ये लाइन्स ब्रैकेट के अंदर है। ब्रैकेट के अंदर क्यों है? पूरी कविता तो ब्रैकेट में नहीं थी, तो देखते हैं क्या क्यों है। For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, reckoned or unreckoned duly with love returns। अब बच्चों पहली बात तो तुम ये ध्यान करोगे जो है लाइंस वो ब्रैकेट के अंदर है। For song issuing from its birthplace after fulfillment wandering, सॉन्ग जो गीत होते हैं या कविताएं भी तुम यहाँ पर कह सकते हो, सॉन्ग मीन्स पोएम। issuing from its birthplace, वो इशू होते हैं, वो जन्म लेते हैं अपने बर्थ प्लेस से, उनके जन्म स्थान से। और सॉन्ग या पोएम का जन्म स्थान क्या होगा बच्चों? हार्ट ऑफ द पोइट, माइंड ऑफ द पोइट। एंड आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग, और जैसे वो पैदा हो जाते हैं वो घूमते हैं। वॉन्डरिंग मीन्स टू मूव हियर एंड देयर। रेकेंड और अनरेकेंड, रेकेंड मीन्स लिसन्ड, अनरेकेंड मीन्स नॉट लिसन्ड। कोई उन्हें सुनता है, कोई उन्हें नहीं सुनता। ड्यूली विद लव रिटर्न्स, और वो लव को सेटल बैक्स टू हिज हार्ट, लव प्यार से वो वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से उनका जन्म हुआ था। ध्यान से सुनिए, मैं बताती हूँ। इन दीज लाइन्स द पोइट कंपेयर्स रेन टू द सॉन्ग ऑफ अ पोइट और द पोएम ऑफ अ पोइट। ठीक है, तो कवि जो है वो किसी कविता से रेन का कंपैरिजन कर रहे हैं। सॉन्ग राइजेस फ्रॉम द हार्ट ऑफ द पोइट, कविता का या सॉन्ग का, गीत का जन्म कहाँ से होता है? पोइट के हृदय से। पोइट सिंग्स एंड शोवर्स इज स्ट्रेन्स ऑन द अर्थ, अब कवि उसको अपनी मधुर आवाज़ में गाता है कविता को। जैसे हम वॉल्ट विटमैन की कविता भी अब पढ़ रहे हैं तो कवि ने ये सुनाई। इट डजंट मैटर टू हिम वेदर एनीबडी हियर्स हिज सॉन्ग और नॉट, कवि को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसका सॉन्ग सुन रहा है या नहीं सुन रहा, उसे तो बस गाना है। ठीक है, तो वो गाता है। आफ्टर द पोइट हैज संग हिज सॉन्ग इट सेटल्स बैक टू हिज हार्ट, और जैसे ही कवि अपनी कविता या सॉन्ग को सुना लेता है वो फिर से उसके दिल में जाकर दोबारा से वहीं बैठ जाता है जहाँ पर से उसका जन्म हुआ था, विच इज इट्स बर्थ प्लेस। सो द सॉन्ग इज कंपेयर्ड टू रेन। The rain also keeps rising again and again and keeps the poet's heart pure and happy। तो कहते हैं इस तरह से रेन वहीं से जन्म लेती है अपने बर्थ प्लेस अर्थ से, अपना काम करती है, प्योर करती है अर्थ को, ब्यूटीफुल बनाती है, और फिर वहीं पर ख़त्म हो जाती है अर्थ के ऊपर आकर। चाहे कोई उसे महसूस करे चाहे ना करे, चाहे कोई उसे सुने या ना सुने, चाहे कोई उसे नोटिस करे या ना करे, उसका काम है अर्थ को प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाना। दैट इट डज ब्यूटीफुली, और वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करती है। इन दीज लाइन्स, आप एक और तरीके से भी इसको ले सकते हैं, मैं आपको बताती हूँ। द पोएम हियर कंपेयर्स रेन टू अ सॉन्ग बर्ड, यहाँ पर सॉन्ग को हम पोएम के अलावा एक सॉन्ग बर्ड के रूप में भी ले सकते हैं, गाने वाला पक्षी। अ सॉन्ग बर्ड लीव्स इट्स नेस्ट विच इज़ इट्स बर्थ प्लेस, जो सॉन्ग बर्ड है, गाने वाला पक्षी है, वो अपने नेस्ट को छोड़ के चला जाता है, अपने बर्थ प्लेस को। इट गोज अबाउट सिंगिंग टू अट्रैक्ट इट्स मेट, वो जाता है, गाता है अपनी मेट को अट्रैक्ट करने के लिए। देन आफ्टर वॉन्डरिंग एंड द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स लव इट कम्स बैक टू इट्स नेस्ट, इधर उधर घूमने के बाद, अपने प्यार को पा लेने के बाद वो अपने नेस्ट में दोबारा आ जाता है, घोंसले में वापस आ जाता है। इट डजंट मैटर वेदर एनीवन हैज़ पेड अटेंशन टू इट्स सॉन्ग और नॉट, वो जो गीत गाता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने उसकी ओर अटेंशन किया नहीं की, ध्यान दिया या ना दिया। इट कम्स बैक सेटिस्फाइड टू इट्स नेस्ट, वो अपने घोंसले में सेटिस्फेक्शन, पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ वापस आ जाता है, संतुष्टि के साथ वापस आ जाता है। सिमिलरली द रेन कम्स बैक टू इट्स बर्थ प्लेस सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, तो रेन भी अपना काम पूरा वाटर साइकिल पूरा करने के बाद अपने बर्थ प्लेस यानी कि अर्थ पर आ जाती है, वो सेटिस्फाइड है, वो हैप्पी है। So these lines can be explained in a different way also that I have told you earlier. The poet compares the rain to a song of a poet. A song rises from the heart of a poet. The poet sings his song and showers his strain on the earth. It doesn't matter to him whether anybody hears his song or not. After the poet has sung his song, it settles back into his heart, which is its birthplace. The song, just like the rain, keeps rising again and again and keeps the poet's heart pure and happy. तो बच्चों ये थी एक्सप्लेनेशन इस पोएम की, बड़े ही शॉर्ट और स्वीट पोएम है द वॉइस ऑफ द रेन। अब मैं आपको फिर से एक बार इसकी समरी बता देती हूँ। In this poem, the poet Walt Whitman writes of conversation he once had with rain. तो एक बार कवि, अमेरिकन पोइट है हमारे पास इस बार, वॉल्ट विटमैन की बातचीत हुई, डायलॉग्स एक्सचेंज हुए रेन के साथ। It happened when the rain drops gently from the heavens. अब बच्चों ये तब हुई जब rain drops gently fall from the heaven.
वो स्काई से गिर रहे थे. द पोइट आस्क्ड द रेन, हु आर यू? पोइट ने पूछा तुम कौन हो? एंड स्ट्रेंजली द रेन रिप्लाइज, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. ये बच्चों आता है क्वेश्चन पोएम के अंदर कि उसने क्या जवाब दिया, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. तो रेन ने कहा मैं हूँ कविता धरती की. Moreover, the rain said that it was born in the form of invisible and intangible vapors. और बच्चों वो वाष्पकण बन के, ठीक है, जो दिखाई नहीं देते, जिनकी शेप का भी हमें पता नहीं होता, ऊपर की ओर उड़ते हैं. These vapors rises eternally from the deep water. और ये वेपर्स कहाँ से उठते हैं? गहरे पानी से. डीप वाटर बॉडीज, जैसे कि इसने पोइट ने क्या यूज़ किया था वर्ड, बॉटमलेस सी. एंड अर्थ्स लैंड, और पृथ्वी के भागों से. After that, it reaches heaven. Heaven means the sky, and changes its look to form clouds. और बच्चों फिर वो जो वेपर्स होते हैं, वाष्पकण, वो ऊपर आकाश में पहुंच जाते हैं और एक वेगली फॉर्म ले लेते हैं, वेग फॉर्म ले लेते हैं, अनिश्चित अस्पष्ट एक आकृति ले लेते हैं, और वो आकृति होती है क्लाउड्स की, बादलों की. दैट कैन चेंज शेप्स, स्टिल इट रिमेन्स द सेम एट इट्स कोर. अब बच्चों बादल तो कोई भी शेप ले सकते हैं हवा के साथ, वो तो इधर उधर होते रहते हैं. अब उसकी जो आकार है वो तो बदल गया है, लेकिन एसेंस जो है, जो सार है, वो नहीं बदला है. मेन थिंग वही है कि उसको भी पानी गिराना है, नीचे वापस अर्थ के ऊपर आना है, अर्थ को बनाना है प्योर एंड ब्यूटिफुल. Then again it returns to earth as little droplets that wash away with dust and restore the drought-ridden dry land. फिर बच्चों अगेन वो बारिश के रूप में बरसती है, ड्रॉपलेट्स बूंदों के रूप में, और धो देती है डस्ट को, सूखे को और ड्राई लैंड को. ड्यू टू इट्स एक्शन न्यू प्लांट्स फाइंड अ लाइफ विच अदरवाइज रिमेन्ड हिडन एंड अनबोर्न इनसाइड द लैंड एज मियर सीड्स. और धरती के अंदर लेटेंट वर्ड यूज हुआ था यहाँ पर, यानी कि हिडन और अनबोर्न, जो पैदा नहीं हुए थे, उन सीड्स को पानी मिलता है और वो स्प्राउट करते हैं, उन्हें नई जिंदगी मिलती है. अगर उन्हें पानी नहीं मिलता बच्चों तो वो वैसे ही लेटेंट रह जाते, हिडन रह जाते धरती के गर्भ के अंदर. Hence, this perpetual cycle lifestyle ensures that the rain returns to its origin. It gives life to earth, making it pure and beautiful. तो बच्चों ये वही वाटर साइकिल है जो आप साइंस में पढ़ते हैं. इसका डायग्राम भी आप लोगों ने बहुत बार बनाया होगा साइंस के अंदर, तो आप इसको ज़रूर याद करें. साइंटिफिक प्रोसेस पूछी जाती है कई बार पेपर के अंदर. और रेन दोबारा से आती है अर्थ के ऊपर और अर्थ को बनाती है प्योर एंड ब्यूटिफुल. After hearing the rain story, the poet realizes that its life resembles that of any song, and the song's birthplace is the poet's heart. When the song is complete, it wanders from one place to another. As it travels, it may change or remain the same, but one day it returns to the poet with all due love of the listeners. तो बच्चों फिर वो लास्ट लाइन्स के अंदर कंपेयर करता है रेन को एक सॉन्ग के साथ जो पोइट के हृदय से उठता है. वो घूमता है, पोइट उसे गाता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई पोइट के सॉन्ग को सुन रहा है नहीं, और अंत में वो दोबारा से आ जाता है अपने रियल बर्थ प्लेस पर, दैट इज़ द हार्ट ऑफ द पोइट, with getting the love of the listeners. जैसे आज हम भी पढ़ रहे हैं वॉल्ट विटमैन की कविता और उसको एंजॉय कर रहे हैं. However, the poem is written from the point of view of someone who asked the rain who it was, and the rain answers him, I am the song of the earth, and then it continues to tell how it comes from the earth, only to return once again to wash it and nourish it. That if it were not for the rain, the seeds would remain seeds and we won't get any flowers from them. तो यहाँ पर जो पोएम है वो लिखी गई है पॉइंट ऑफ व्यू, पोइट के पॉइंट ऑफ व्यू से. वो पूछता है उनसे तुम कौन हो, और वो जवाब देती है आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, आई एम द सॉन्ग ऑफ द अर्थ. और बच्चों वो बताती है कि कैसे पूरा वाटर साइकिल पूरा करके वो फिर से अपने बर्थ प्लेस को वॉश करती है, नरिश करती है, उसे खूबसूरत बनाती है, प्योर बनाती है, और सीड्स को स्प्राउट होने में उनकी हेल्प करती है. Also, if the rain hasn't returned, the seeds would remain seeds and not flower into the full potential and giving back life to its origin. Afterwards, the poem turns into a story which tells a song. The song tells the story of rain, its birthplace, wandering reckoned or unchecked, duly with love returns. It means that song come from the soul after they have been heard and thought good or bad written with love. अब बच्चों लास्ट लाइन्स के अंदर वो सॉन्ग के साथ उनका कंपैरिजन करता है. रेन को कोई देखे ना देखे, कोई महसूस करे ना करे, कोई उसको फील करे ना करे, लेकिन रेन को अपना काम तो करना ही है, और उसका काम क्या है, अपने बर्थ प्लेस को प्योर एंड ब्यूटीफुल बनाना.
When the rain rises and falls, the poem also do the same, like songs and other forms of beauty from the soul. Besides, the rain is like a song that originates from its birthplace, that is the heart of the poet. Moreover, it travels everywhere around the globe and returns back to the poet in the form of praise. However, whether it is ruined or not, it returns back with a lot of love from its birthplace. ये मैं ऑलरेडी आपको पूरी अच्छे से बता चुकी हूँ. It is just summary so that you can learn it easily. अब बच्चों कंक्लूजन क्या है हमारी पोएम का? थ्रू द वॉइस ऑफ द रेन समरी द राइटर वांट्स टू पोर्ट्रे द लाइफ ऑफ रेन एंड हाउ इट इज़ लाइक अ सॉन्ग. तो इस पूरी पोएम ने हमने रेन का लाइफ साइकिल पढ़ा और रेन को हमने कंपेयर किया सॉन्ग के साथ. द वॉइस ऑफ द रेन लिटरेरी डिवाइसेस. तो हम लिटरेरी डिवाइसेस की बात करते हैं. सबसे पहले है पर्सोनिफिकेशन. क्या होता है बच्चों पर्सोनिफिकेशन? जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग थिंग के गुण दे दिए जाए. ठीक है, जैसे मैं कहूँ चेयर गा रही है, टेबल नाच रहा है. अब टेबल तो नहीं नाच सकता बच्चों, लेकिन नाचता कौन है? ह्यूमन बीइंग, लिविंग थिंग्स. तो मैंने एक नॉन लिविंग को लिविंग एट्रीब्यूट्स दे दिए, तो वो हो गया पर्सोनिफिकेशन. अब इसमें कहाँ यूज़ हुआ? द पोइट यूज्ड अ नॉन लिविंग थिंग एज अ लिविंग थिंग इन द पोइट. आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन. अब बच्चों रेन कभी नहीं बोलती है, लेकिन रेन को एक आवाज़ दी गई है हमारी तरह, लोगों की तरह. तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है रेन को. मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? जब हम डायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं किसी दो चीज़ों का. एन इनडायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन द क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट थिंग्स. जैसे आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, रेन इज बीइंग कंपेयर टू अ पोएम. रेन को आखिरी लाइन्स में भी बच्चों करा गया है सॉन्ग के साथ, पोएम के साथ कंपेयर. तो यहाँ पर मेटाफर भी यूज हुआ है. हाइपरबली एक्सेजरेटेड स्टेटमेंट्स. अतिशयोक्ति अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, बड़ा चढ़ा कर कहना चीज़ों को. बॉटमलेस सी. ठीक है, यहाँ पर हुआ है हाइपरबली का यूज़. इमेजरी. इमेजरी मीन्स वर्ड पिक्चर. हमारी आंखों के सामने पिक्चर आ जाए जब ये चीज़ डिस्क्राइब की जाए. जैसे विजुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, जो कि है सॉफ्ट फॉलिंग शोवर. द वॉइस ऑफ द रेन पोएम क्वेश्चन एंड आंसर्स. First, there are two voices in the poem. Who do they belong to? Which lines indicate this? The two voices in the poem are the voice of the rain and the voice of the poet. दो voices हैं बच्चों, rain की और poet की. The lines which indicate the voice of the rain are I am the poem of the earth, said the voice of the rain. And the lines which indicate the voice of the poet are and who art thou, said I to the soft falling shower. Second question. What does the phrase strange to tell mean? The phrase strange to tell means that it was strange for the soft falling rain to reply to the poet's question. When the poet asked the rain, who art thou? The rain replied, I am the poem of the earth. बच्चों यहाँ पर एक फ्रेज यूज़ हुई है स्ट्रेंज टू टेल. बड़ा अजीब है बताने में. इसका क्या मतलब है? तो जो फ्रेज है अजीब है बताने में, इसका मतलब है कि बड़ा अजीब लगा जब सॉफ्ट फॉलिंग रेन ने रिप्लाई किया पोइट के क्वेश्चन को. क्योंकि रेन तो बोल नहीं सकती, लेकिन यहाँ पर रेन ने रिप्लाई किया. जब पोइट ने पूछा था हु आर्ट दो, तो रेन ने रिप्लाई किया था आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ. देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक. इस पोएम के अंदर लास्ट लाइन्स में आपने देखा होगा रेन के लिए और म्यूजिक के अंदर समानताएं दिखाई गई है. विच वर्ड्स इंडिकेट दिस? कौन से वर्ड से पता चलता है? एक्सप्लेन द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू. The lines for the song issuing from its birthplace after fulfillment, wandering, reckoned or unreckoned, duly with love returns. तो बच्चों ये लाइन है, draws a parallel between rain and music. Here the poet compares the life cycle of the rain and the song, as the song originated from the heart of the singer, wanders to the world, whether liked or not, comes back to its birthplace in the end with lots of love. Similarly, the rain that originates from earth, its birthplace, fulfill its duty to beautify and purify the earth and wanders and comes back with love for its creator. तो बच्चों सॉन्ग पोइट के हार्ट से निकलता है, पोइट उसे सुनाता है, कोई सुने ना सुने फ़र्क नहीं पड़ता, और वो वापस आ जाता है अपने बर्थ प्लेस यानी कि पोइट के हार्ट में. इसी तरह से रेन का बर्थ प्लेस है अर्थ, वो वहाँ से निकलती है, अर्थ को ब्यूटीफुल बनाती है, प्योर बनाती है, घूमती है उधर उधर और वापस प्यार के साथ वापस आ जाती है अपने क्रिएटर के पास यानी कि अर्थ के पास. फोर्थ, हाउ इज अ साइक्लिक मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम. साइक्लिक मूवमेंट क्या था?
कंपेयर करें इसे विद वॉट यू हैव लर्न इन साइंस, जो मैंने आपको बताया था ना वाटर साइकिल पूछा जाएगा, साइंस वाली पूरी की पूरी प्रोसेस आपको बतानी है. इन द पोएम द वाटर राइजेज फ्रॉम द लैंड एंड बॉटमलेस सी. In the form of vapor, it then changes its form, transforms itself into clouds. It comes down to the earth in the form of rain to wash drought, provide water, give life to unborn and latent seeds inside the earth. The rain purifies and beautifies the earth. In science, the water is evaporated in the form of water vapor, condenses in the sky to form clouds, and then rains down in the form of water into rivers, streams, ground, ocean, etc. In the poem, the rain describes its eternal journey itself. तो बच्चों सेम ही प्रोसेस थी, उठती है रेन अर्थ से, बॉटमलेस सी से वेपर्स के रूप में ऊपर जाती है, वहाँ पर क्लाउड्स का रूप लेती है और फिर बारिश के रूप में बरसती है और वापस आ जाती है अपने बर्थ प्लेस यानी कि अर्थ के अंदर. वाई आर द लास्ट टू लाइन्स पुट विद इन ब्रैकेट्स, ये मैंने आपको बताया था लास्ट टू लाइन्स ब्रैकेट में है, इनका क्या महत्व है. द लास्ट टू लाइन्स आर पुट विद इन द ब्रैकेट बिकॉज दे आर द ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द पोइट एंड हिज थॉट्स. पोइट की खुद की वो ऑब्जर्वेशंस है, ऐसा वो सोच रहा है, उसके खुद के विचार है. ही मेड अ सिमिलैरिटी बिटवीन द रेन एंड द म्यूजिक, वो एक सिमिलैरिटी स्थापित करना चाह रहा है, कॉमन बात बताना चाह रहा है रेन की और म्यूजिक की, इसलिए उसने लास्ट टू लाइन्स को रखा है ब्रैकेट के अंदर. 6th क्वेश्चन, लिस्ट द पेयर्स ऑफ अपोजिट फाउंड इन द पोएम. अपोजिट कौन कौन से हमें इस पोएम के अंदर मिले, देखिए डे और नाइट, रेकेंड अनरेकेंड जिसका मतलब था लिसन्ड नॉट लिसन्ड, राइज उठना, डिसेंड कम डाउन नीचे की ओर आना. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द वॉइस ऑफ द रेन. होपफुली आपने बहुत एंजॉय किया होगा इस छोटी सी पोएम को, छोटी लेकिन कितने सारा और अच्छे से इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस प्रेजेंटेशन इज मेड बाय पूजा शर्मा, लेक्चरर इन इंग्लिश, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर.